नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च, जिला कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। भाजपा 1 अगस्त को सचिवालय का घेराव कर सरकार से मांगेगी जवाब। गद्दी खाली करो कि जनता आती है के आह्वान के साथ होगा घेराव। एफसीआई ने खरीदा 1,96,000 मैट्रिक टन गेहूं। 13,500 किसानों को करीब 415 करोड़ रुपए का भुगतान। बाढ़ में घूम रहे निराश्रित पशुओं से जान को खतरा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड 5 के बाशिंदों में भय का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। घग्गर की जीरो आरडी पर निरीक्षण करने पहुंचे आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि 23 वर्ष बाद हनुमानगढ़ जिले में 28,000 क्यूसेक से अधिक पानी आया है। इंदिरा गांधी नहर में पानी को डाइवर्ट किया गया है। इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों व जिला प्रशासन का आभार जताया। शासन द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। पिछले 12 तारीख से लगभग करीब धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ करीब 28,000 क्यूसेक पानी आया है, जो 23 साल के बाद आया है। ये जिस गेटों के पास अपने खड़े हैं, इससे पहले ये कभी गेट खुले नहीं थे। ऐसा कभी मौका नहीं आया था कि आईजीएनपी में पानी डालना पड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन और जो सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर हैं अमरजीत जी और इनकी टीम, पूरा प्रशासन ने लग करके एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन आपस में करके और जो इन्होंने ज़बरदस्त व्यवस्थाएं की, मैं इनको पूर्ण रूप से बधाई देना चाहता हूँ। ये हकीकत है कि ये पानी आने के कारण हरिके बांध का पानी, क्योंकि अगर आईजीएनपी पीछे से पानी लेती तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले को भारी नुकसान था। अभी भी जो मोदू नगर जो गाँव हैं, उन गाँव में काफ़ी पानी पड़ा है। 1,000 बीघा ज़मीन है जो आज भी वहाँ जो पानी भरा पड़ा है, जैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात की बधाई देता हूँ कि रात और दिन, जैसा कि मुझे चीफ साहब ने बताया कि हम लोग रात को सोते तक नहीं थे और व्यवस्थाएं सारी देख रहे हो आप, कैंप लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। और ये जो 28,000 क्यूसेक पानी पीछे से आया है, इसके कारण से आपको पता है हरियाणा और पंजाब में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मैं इनको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छोटे मोटे कैंप जरूर लगाने पड़े, लेकिन ये जबरदस्त एक तरह की आपदा थी। इन्होंने फेस किया इसको और बहुत तरीके से निकाला है। जबकि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खजवाला का विधायक हूँ, आगे अनूपगढ़ शाखा, करीब आगे काफ़ी जिले में हमारे कई जिले जो है इस नहर के ऊपर ही पेयजल पर आधारित है। वहाँ पानी नहीं पहुँचने के कारण पेयजल की प्रॉब्लम आई, फसलों में नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो ये व्यवस्था नहीं करते और हरिके बांध के पानी को नहीं रोकते तो वो करीब 10-12 हज़ार क्यूसेक पानी वो आता और प्लस ये पानी होता तो भारी नुकसान होता। अगर इसका डाइवर्जन भी नहीं करते गेट खोल के तो भी ये 5,000 क्यूसेक पानी और बढ़ता, तो 16 और 5 21,000 क्यूसेक पानी इस घग्गर बेड में जो चलता, तो इससे भारी नुकसान हो सकता था। इसके लिए मैं प्रशासन को पुनः बधाई देता हूँ और मैं मीडिया, यहाँ के लोगों को सबको बधाई देता हूँ। और मेरा आज आने का कारण ये था कि आपको भी पता है कि हमारी विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में बहुत ज़रूरी बिल थे जिसके अंदर विधायक बाहर रह नहीं सकते थे। मैं मीडिया में पढ़ता था, लेकिन मैं जिला कलेक्टर, चीफ साहब, इनके लगातार मैं संपर्क में हूँ। लगातार डेली की डेली मेरी इनसे जो है चर्चा होती थी, हर बात के बारे में चर्चा होती थी। मुझे एक एक बात का नॉलेज था कि भाई हरिके बांध का पानी क्यों रोका। अगर हरिके बांध का पानी ये लोग नहीं रोकते तो आईजीएनपी टूटने का डर था। और यदि ये गेटों से 4,000 क्यूसेक नहीं निकालते तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर तबाह हो सकती थी। हरियाणा में नहरें तबाह हुई है, पंजाब में नहरें तबाह हुई है। अगले 1 साल तक उनको ठीक करने में लगेगा, किसानों को भारी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं, और जो हमारे फसलें डूब गई है और जो नुकसान हुआ है उनको
कैंपों में हम रख रहे हैं तो वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, प्रशासन करेगा। आपदा के अंदर ये व्यवस्था भी है कि पशु चारे के लिए भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। यहाँ मेरे को पता लगा है कुछ व्यापारी है जो हरे चारे के लिए डोनेट करना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने जो है सहयोग किया है। और दूसरी जो फसलें डूब गई है, मैंने जिला कलेक्टर साहब को कह दिया है, एज ए आपदा मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री मैं ही हूँ, तो हमने कह दिया है कि जितनी भी फसलें डूबी है इनकी गिरदावरी करा करके और आप जो है सारा भेजो, ताकि इनको जो SDRF नॉर्म्स के अनुसार जो हमें सहयोग करना है, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अनुरूप जो हमें सहयोग करना है वो करेंगे। मणिपुर हिंसा और महिलाओं, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जंक्शन के अग्रसेन भवन से शुरू हुआ पैदल मार्च जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंप मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरा 3 मई से मणिपुर के अंदर विभत्स घटनाएं हो रही है। 4 मई को वहां 2 महिलाओं के साथ को नग्न करके और उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके पिताजी को मार दिया गया। एक मिलिट्री के अंदर रिटायर्ड फौजी था, उसको उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और वो दोनों महिलाएं इतनी सदमे में है कि किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। 4 मई को यह घटना होती है। 18 मई को इन महिलाओं के साथ FIR कराने के लिए थाने में एप्लीकेशन दी जाती है। 18 मई से 26 जून तक वो एप्लीकेशन विभिन्न थानों में क्षेत्राधिकार के चक्कर में घूमती रही और 20 जुलाई को इन घटनाओं का एक ट्विटर पे वीडियो अपलोड हुआ। उसके बाद मजबूरी में जब वो वीडियो वायरल हो गया, 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मौन तोड़ना पड़ा। मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है और आप दूसरी स्टेटों से कंपेयर करके उन मणिपुर की घटनाओं को दबाना चाहते हैं। मणिपुर वैसे भी सेंसिटिव प्रदेश है। मणिपुर के बगल में म्यांमार देश है और सारी तस्करी मणिपुर के थ्रू होती है। आज अखबार में पढ़ा होगा हमने, 718 म्यांमार नागरिक मणिपुर के अंदर बिना किसी अथॉरिटी के घुस गए। तो ये मणिपुर की घटनाओं के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी खतरा है। तो आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया है और राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया गया है कि भाजपा की केंद्र सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है। तो आप उनको सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम से। जिस तरह से हम पूरा देश देख रहे हैं मणिपुर में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ इस अत्याचार पर मौन किए बैठे हैं। आज चाहे राज्यसभा हो लोकसभा, सभी विपक्ष के साथी चाहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए,
नरेंद्र मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन दोनों सदनों में इस तरह की कोई भी भारतीय पार्टी की केंद्र की सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता एकजुटता के साथ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हमने जो मणिपुर में काफ़ी समय से जो हालात बिगड़े हुए हैं, मोदी सरकार जो बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। पिछले आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें महिलाओं पे बिल्कुल निर्वस्त्र करके उनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार इतने भयंकर हो रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में उनके ही लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं रामदेवी बारी, प्रदेश सचिव और संग्रिया से मैं प्रभारी हूँ। और आज हमने हनुमानगढ़ जिले में जिला लेवल हेल्थ क्वार्टर पे आज हमने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ की जो बीजेपी की सरकार, वहाँ के जो अपने सीएम हैं, वो अपना इस्तीफा दें। भाजपा की ओर से 1 अगस्त को सचिवालय का घेराव कर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। गद्दी खाली करो कि जनता आती है के आह्वान के साथ घेराव कार्यक्रम होगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले से भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस संबंध में बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। आज सरकार की विफलता के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। हालात अब नहीं सहेगा राजस्थान के हो गए हैं। इसी थीम पर भाजपा लगातार आंदोलन कर जनता की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो वह राजस्थान को भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दुष्कर्म, दलितों पर अत्याचार, साइबर क्राइम के मामलों में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिलाध्यक्ष के रूप में ये आपके साथ पहली प्रेस वार्ता है। मेरे साथ हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय गुरदीप सिंह जी, पूर्व विधायक द्रौपदी जी और हमारे जयपुर चलो अभियान के जिला संयोजक विकास गुप्ता जी, हमारे जिला महामंत्री महावीर मेला जी, जिला उपाध्यक्ष भाई धर्मपाल सियाग जी। आज जो विषय हमारा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज राजस्थान में सरकार की विफलता को लेकर जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। और अब तो बस ये हो चुका है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, अब नहीं सहेगा राजस्थान की थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की बात कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है। आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ गया है, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पर आ गया है, बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार के मामले में 1 नंबर पे है, और प्रदेश के किसानों के साथ जो ऋण माफी का जो झूठा वादा करके यह सरकार सत्ता में आई थी, इससे बड़ा धोखा कोई किसानों के साथ हो नहीं सकता। इसके साथ साथ 5 साल के अंदर 10 लाख अपराध जो है वो इस सरकार के अंदर हुए हैं, जो अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक दंगे जो राजस्थान के अंदर वो 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम अगर राजस्थान में किया है किसी ने तो वो कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे इसलिए आ गया
कि सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला हुआ है और पीपल खूंट में 1,000 करोड़ रुपए की खान 5 करोड़ में बेचने का काम अगर किसने किया है तो इस राज्य सरकार ने किया है। पुलिस का जो भ्रष्टाचार है उससे जनता परेशान है और तबादलों के लिए शिक्षकों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये बात तो मुख्यमंत्री ने, हमारे दोनों विधायकगण बैठे हैं विधानसभा में और अपनी मीटिंग्स में मुख्यमंत्री ने खुद बात स्वीकार करी है और उनके जो पूर्व अब वर्तमान जो मौजूदा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको यश करवाया है और टीचर्स को उनके सामने पूछा कि आपको रिश्वत देनी पड़ती है। जयपुर के बम ब्लास्ट के हत्यारे बरी हो गए और उन जो बम ब्लास्ट के अंदर जो शहीद हुए थे उनके बेचारों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली। सालासर का राम दरबार और अलवर के शिवलिंग जैसे धार्मिक स्थलों को विध्वंस इन्होंने कर दिया और हिंदू त्योहारों पर धारा 144 और शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसने किया है तो इस सरकार ने किया है। और कन्हैयालाल तेली जैसे निर्दोष लोग सांप्रदायिकता के शिकार हुए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अवैध खनन के चलते संत श्री विजयदास जी ने आत्महत्या की और रुक गया विकास, जन जन परेशान, तुष्टीकरण ने छीनी आन। इस प्रकार का शर्मनाक कृत्य अगर किसी ने किया है तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के अंदर धकेलने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 14% स्कूलों में बिजली एवं 90% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ खोखली और थोथी बातें मुख्यमंत्री जी ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 पद डॉक्टर्स के खाली है और 90% सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापक नहीं है। इस प्रकार का पूरे प्रदेश भर में आज हम जवाब मांग रहे हैं अशोक गहलोत से और कांग्रेस सरकार से कि जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और गद्दी खाली करो कि जनता आती है। इस आह्वान के साथ आने वाली 1 अगस्त को हम सचिवालय का घेराव हमारे प्रदेश नेतृत्व के, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जिले से यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और 1 अगस्त को जयपुर चलो का आह्वान हम करते हैं कि हर कार्यकर्ता सरकार को घेरने के लिए वहाँ पर जयपुर पहुँचेगा और सरकार से जवाब मांगेगा। राजस्थान कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष ने आपको बता दिया किस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, किस प्रकार के माता और बहनों की इज्जत लूटी जाती है और किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में ब्यूरोक्रेसी है, इन्हीं बारे में बताया। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा में इस मतलब सरकार को खूब घेरा, पर मुख्यमंत्री जी सदन में 5-6 दिन विधानसभा चली, मुख्यमंत्री एक दिन नहीं है, जवाबदेही मुख्यमंत्री अपनी समझता भी नहीं है। और जिस प्रकार से आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि लाल किताब, उस लाल किताब में वो ब्यौरा था जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत ने लगातार होटलों में राज करके किस प्रकार से खरीद फरोख्त की और किस प्रकार से राज्यसभा के अंदर और अपनी सरकार बचाने के लिए धन बल के प्रयोग किया, उस बात का वो सबूत था। और वो सबूत हमने नहीं दिया, वो सबूत मुख्यमंत्री खुद ने दिया कि जब ईडी का छापा पड़ा था तब वहाँ ये लोग वो किताब लेकर के आए थे और उसको माननीय पूर्व मंत्री मोदी गुड्डा जी उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसी के बाद उनके साथ तकरार बढ़ते गए और ये बढ़ गए कि तब बात सदन में चली कि भी मणिपुर की बात आई, तब गुड्डा जी ने कहा आप मणिपुर की बात क्यों कर रहे हो, आप राजस्थान की स्थिति के बारे में बताओ ना, यहाँ कौन सुरक्षित है, माता और बहनें, कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, आप राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं करते, आप राजस्थान के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं हो, और उसी बात को लेकर के उनको बर्खास्त कर दिया। अब लाल किताब के अंदर आपको भी पता है जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब है और वो लाल किताब खुलेगी, निश्चित बाजार में आएगी और उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस के ताबूत में वो कील है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में पैसे इकट्ठे करके खरीद फरोख्त की, वो बात उस लाल किताब में है। और किस प्रकार से किन किन को कितनी राशि उपलब्ध कराई वो किताब उसकी लाल किताब में वो बात है।
भारतीय खाद्य निगम की ओर से इस साल हनुमानगढ़ जिले में 1,96,000 मैट्रिक टन के करीब गेहूं की सरकारी खरीद की गई। सरकारी खरीद से करीब 13,500 किसान लाभान्वित हुए। इन किसानों को करीब 415 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यह जानकारी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। टाउन में रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित एफसीआई गोदाम में हुई प्रेस वार्ता में एफसीआई डिपो मैनेजर अवतार सिंह, प्रभुदयाल गोठवाल, क्वालिटी कंट्रोल मोहिंद्रपाल सिंह ने बताया कि एफसीआई की ओर से अप्रैल से जून माह तक गेहूं की खरीद की गई। पूरे मंडल की बात करें तो 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई। उन्होंने सरकारी वितरण प्रणाली में भेजे जाने वाले गेहूं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को सरकार की ओर से मुफ्त में 5 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जाता है। राजस्व जिले हनुमानगढ़ का मासिक आवंटन 5,000 जबकि सालाना आवंटन 60,000 मैट्रिक टन है। पूरे राजस्व जिले में एफसीआई के कई गोदाम है। इन गोदामों से राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को गेहूं का वितरण करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद में किसानों, व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है। कई समस्या ऐसी होती है जिसमें समय लगता है। किसान को 2 दिन में उसकी उपज का भुगतान करने का प्रावधान है और वह किया भी जाता है। उनके मंडल में इस साल करीब 850 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। भुगतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। अन्य समस्याओं का समाधान डिपो मैनेजर व फील्ड स्टाफ की ओर से तुरंत करवाया जाता है। खाद्य निगम गंगानगर मंडल आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारत सरकार के सौजन्य से जो खाद्य वितरण और एफसीआई के माध्यम से जो स्कीम चलाई जा रही है उनकी जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। तो इसमें पहले तो हम लोग गेहूँ खरीद से स्टार्ट करते हैं। गेहूँ खरीद जो है अप्रैल माह से लेकर के जून माह तक चली, जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले में जो है 1,96,000 मैट्रिक टन के आसपास गेहूँ सरकारी खरीद की गई, जिसमें 13,000 किसानों को जो है लाभ पहुंचाया गया, जिसके माध्यम से लगभग 415 करोड़ रुपए की जो है किसानों को भुगतान की गई। इसके साथ साथ जो है पूरे अगर मंडल में देखा जाए तो 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं का सरकारी खरीद किया गया। और ये तो खरीद के बारे में हुई। इसके बाद हम लोग अगर सरकारी वितरण प्रणाली में जो हमारे यहाँ से गेहूँ जाता है पीडीएस में, जिसको एनएफएसएस स्कीम भी कहा जाता है, जिसका नाम बदल करके अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। इस योजना में जो लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में 5 किलो गेहूं जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें इस राजस्व जिले का आवंटन, मासिक आवंटन 5,000 मैट्रिक टन है और इसमें सालाना आवंटन 60,000 मैट्रिक टन होता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पूरे राजस्व जिले में कई गोदाम हैं जहाँ से राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, जो कि आगे वितरण इसका करती है। एफसीआई गोदाम तक पहुंचने के रास्ते को लेकर जारी विवाद के सवाल के जवाब में अधिकारियों ने बताया कि यह उच्च स्तर का मामला है। उच्चाधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया है। यह 60,000 मैट्रिक टन का गड़ा गोदाम है। इस कारण इसको यहां से स्थानांतरित करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने खाद्य वितरण और एफसीआई के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। इस समस्या को लेकर के चूंकि ये उच्च स्तर का मामला है, तो इसको हम लोगों ने अपने हायर ऑफिसर्स को इसके बारे में बताया है, क्योंकि ये गोदाम लगभग 60,000 मैट्रिक टन का है, काफ़ी बड़ा है जैसा आप लोग देख रहे होंगे। तो इसको शिफ्ट करना और जो है इसको मूव करना यहाँ से काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए हम लोगों ने आगे बता रखा है। वहाँ से कोई गाइडलाइन आते ही हम लोग जो है इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। गेहूँ खरीद में जो कोई परेशानी आती है उसको एट द मोमेंट हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान हो जाए। कई समस्या ऐसी होती है जिनमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जहाँ तक किसान के भुगतान की बात है तो वो 2 दिन के अंदर करने का प्रावधान है और वो 2 दिन के अंदर किया भी जाता है। जंक्शन के वार्ड 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाशिंदे इन दिनों निराश्रित पशुओं की समस्या से परेशान है। कॉलोनी में गली मोहल्लों में निराश्रित पशुओं की भरमार है। अब तक कई वार्डवासी इनकी चपेट में आकर चोटिल हो चुके हैं। इस कारण वार्डवासी भय के माहौल में जीने को मजबूर है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। वार्डवासी प्रदीप सिंह ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर दिनों दिन निराश्रित पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है।
नंदियों में रोजाना जोर आजमाइश होती है। इनकी चपेट में आने से कई लोग अब तक चोटिल हो चुके हैं। उसकी स्वयं की माता भी 2 बार इनकी चपेट में आकर चोटिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर परिषद अधिकारी कह रहे हैं कि शहरवासियों को निराश्रित पशुओं से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है इसका अंदाजा शहर में जगह जगह घूमते निराश्रित पशुओं को देखकर लगाया जा सकता है। निराश्रित पशु श्रीगंगानगर रोड पर बने डिवाइडर के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। इस वजह से रात्रि को रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। सुबह शाम को घूमने वालों को इनकी चपेट में आने का अधिक डर रहता है। इससे वार्ड वासियों में भय का माहौल है, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की ओर से इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस रोड पे जो आवारा पशु हैं उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इतने ज़्यादा है कि रोज़ाना लड़ते झगड़ते हैं, पशु आपस में लड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर लोगों को चोट लगती है। पर नगर पालिका यहाँ तो कह रही है कि भाई हम पशु फ्री कर रहे हैं पूरे शहर को, मतलब आवारा पशु हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने आवारा पशु हैं। इन्होंने मेरे स्वयं की माताजी को 2 बार चोट पहुंचा चुकी हैं, जो 6 महीने तक बेड पर रही हैं। यहाँ के पार्षद साहब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई वो नहीं किया जा रहा आवारा पशुओं के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि आवारा पशु से भय का माहौल है जी, और दुनिया भर का एक्सीडेंट होते हैं जी, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं करीब करीब यहाँ पे। और जो ये गंगानगर सूरतगढ़ जो रोड है, गंगानगर रोड जो है, इस पे डिवाइडर के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और सामने से आने वाली लाइट के कारण हमें दिखाई नहीं देता और पशु जा टकराते हैं। तो ना पशु दिखाई देता है हमें, ना कुछ दिखाई देता है, और पशु इधर पशु को भी जन हानि होती है और सारे पशु धन है वो भी बेचारा चोटिल हो जाता है। वार्डवासी हरि सिंह गोस्वामी ने बताया कि वार्ड में निराश्रित पशु बहुतायत में घूमते रहते हैं। रात्रि में सुबह के समय हाथ में लाठी लेकर घूमना पड़ता है। गौशाला संचालकों की ओर से मात्र दुधारू पशुओं को गौशाला में रखा जाता है। नंदी सहित अन्य निराश्रित गोवंश भूखा प्यासा शहर में जगह जगह घूम रहा है। निराश्रित पशु हादसों का बड़ा कारण बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गौशाला संचालकों को निराश्रित पशुओं को गौशाला में बंद करने के लिए पाबंद करने की मांग की है। तो आवारा पशुओं की जहाँ तक बात है, बहुतायत में आवारा पशु घूमते हैं। जैसे हम खाना वाना खा के रात को घूमने के लिए निकलते हैं, तो ये डंडा मेरे हाथ में भी है, ये डंडा लेके निकलना पड़ता है। बहुत सारे लोग इवनिंग और मॉर्निंग वॉक में आते हैं, तो यहाँ पशुओं का भरमार। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि भी हर पशु के लिए, गौशालाओं के लिए बड़ी संख्या में अनुदान आता है, लेकिन गौशाला जो चलाते हैं, गौशाला जो कमेटियां बनी हुई है वो गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट लोग उनमें वो कमेटियां चलाते हैं। जो पशु दूध देने वाले पशु हैं, दुधारू पशुओं को तो अंदर रखते हैं, बाकी जो पशु हैं ये नंदी, बहुत सारे नंदी रोड पे आपको घूमते नजर आएंगे। और गोवंश, इतना गोवंश घूम रहा है बेचारा, ये भूखे प्यासे कभी किसी की दुकान पे जाते हैं, कभी किसी रेडी के ऊपर मुंह मारते हैं, तो तब वहाँ जाके उनको पिटाई भी होती है। एक्सीडेंट के बड़े कारण है, बाजार के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त सुभाष बंसल के अनुसार अन्य नगर परिषद की तुलना में हनुमानगढ़ नगर परिषद की ओर से 2 बड़ी गौशाला और 1 नंदीशाला खोली गई है। समय समय पर निराश्रित पशुओं को पकड़कर गौशाला नंदीशाला में बंद किया जाता है। रात्रि को ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांवों से पशुओं को शहर में छोड़ जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घूम रहे निराश्रित पशुओं को भी गौशाला में बंद करवाया जाएगा। दुधारू गाय पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। ये अन्य नगर पालिका परिषदों की तुलना में नगर परिषद हनुमानगढ़ ने 2 गौशाला बड़ी, जिनकी कैपेसिटी करीबन 1502,000 है, और 1 नंदीशाला खोल रखी है। और समय समय पर जो भी पशु, आवारा पशु घूमते हैं उनको पकड़ के और गौशाला और नंदीशाला में डाला जाता है। उसके बावजूद भी कहीं घूम रहे हैं तो आपने अवगत कराया, उनको आवारा पशुओं को गौशाला में डलवाया जाएगा। प्रयास करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ छोड़ जाते हैं पशु, उसके कारण पशु ज़्यादा दिख रहे हैं।
कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं रखा गया? बिल्कुल है सर, उसको हम जुर्माना भी लगाते हैं। संबंधित गौशाला वालों को कह रखा है इसी जुर्माना लेके छोड़ें यदि दुधारू गाय हैं। तो कुछ आवारा पशु है तो आवारा पशु को तो कोई लेने नहीं आता। घग्गर नदी में धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम हो रहा है। इससे बाढ़ का खतरा भी कुछ कम हुआ है। हालांकि अब भी सावचेती बरती जा रही है। मानसून सीजन के चलते अभी जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ने पर दोबारा बाढ़ के हालात पैदा न हो। O2 हेड से राजस्थान की ओर रिलीज किए जा रहे पानी की मात्रा बुधवार को भी कम हुई। इससे जिला प्रशासन के साथ घग्गर बहाव क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली। पंजाब हरियाणा में भारी बारिश के बाद हनुमानगढ़ जिले में घग्गर में पैदा हुए बाढ़ के खतरे को दूर करने के लिए RD 629 पर इंदिरा गांधी नहर में कट निकालकर खोले गए इंटेक स्ट्रक्चर के सभी 10 गेट बुधवार को बंद कर दिए गए। इन सभी 10 गेटों को खोलकर पानी को इंदिरा गांधी नहर में डाला गया था। मंगलवार शाम तक 3 गेट बंद करवाए गए, जबकि बुधवार को दोपहर तक शेष 7 गेट भी बंद करवा दिए गए। घग्गर में पानी घटने पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ओर से सभी गेट बंद करवाए गए हैं। घग्गर के पानी का प्रबंधन करने में यह गेट काफी अहम रहे थे। इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण होने के बाद इतिहास में पहली बार इन गेटों को खोला गया था। इन गेटों को खोलने से सेम नाला और घग्गर नाली बेड पर पानी का दबाव कम होने से जिले में बाढ़ के खतरे को टाला जा सका। जो पीछे से पानी आ रहा है वो लगातार उसके अंदर हम गिरावट देख रहे हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये गिरावट जो है लगातार अगले कुछ दिन चलती रहे। घग्गर नदी का जो पानी नाली में जा रहा है और GDC में जा रहा है अभी भी अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम उसको सतर्कता से उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। धीरे धीरे जो है हम जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिलैक्स कर रहे हैं। 2 STG के चकमक्कासर के खेतों में CAD विभाग की ओर से नए पक्के खालों का निर्माण किया जा रहा है। बुधवार को BK 133 अध्यक्ष विमला गोदारा व भाखड़ा प्रोजेक्ट अध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने नींव रखकर खाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। खाले के निर्माण कार्य पर 85,61,161 रुपए की लागत अनुमानित है। करीब 21 बीघा लंबाई में खाले का निर्माण होगा। हमारे STG नहर पे 1 STG से 4 ST और 3 और 4 5 केंजे 7 खाड़े हमारे स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1-3 खड़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी अभी मतलब पालना नहीं हुई, उसको निश्चित करवाना है हमने। उसके अलावा सारे खाड़े हमारे पास हो गए हैं और पक्के खाड़े CAD डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहे हैं। पक्के खाड़े बनने के बाद हमारे क्या होगा कि जमींदारों को पानी के अंदर ज़्यादा सुविधा होगी, ज़्यादा खेत में पानी लगेगा। और इस सुविधा को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो हमें सुविधा दी है, इसके लिए राजस्थान सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जो हमने मुहूर्त किया है वो 2 STG चक पे किया है। 2 STG सभी काश्तकार भाई बंधु सारे इकट्ठे हुए हैं और सब ने बड़े प्रेम भाव से अपना सहयोग दिया है। मक्कासर चक 2 STG खाड़े का उद्घाटन किया गया, जो सरकार द्वारा भाखड़ा के टोटल खाड़े जो कच्चे खाड़े थे, जहाँ जो नकारा घोषित हुए हैं, तो उनको पक्का करने के लिए सरकार ने जो बजट दिया, तो आज हम मक्कासर में 2 STG में नींव रखी गई है। पूरे ही ग्रामवासी, पूरे काश्तकार बहुत ही खुशी की लहर है इनमें और बहुत ही ज़्यादा इनका सहयोग भी रहा है। तो मैं बाकी भी जो खाड़ों में कहीं में छोटे छोटे विवाद रुके हुए, तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि जो आपसी विवाद है उनको मिटाकर आप खाड़े को सैंक्शन करवाइए। और बजट आया हुआ है तो अब मौका है, पूरे जो खाड़े रह रहे हैं उनको भी बनवाया जाए। सभी काश्तकारों से ये मेरी अपील रहेगी। चक 2 STG के मेरे भाई काश्तकार, आज मुझे इन काश्तकार मेरे भाइयों से मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि एक ही आवाज़ में जो इतने काश्तकार इकट्ठे हुए हैं, इनको पानी की ज़रूरत थी, कच्चा खाड़ा था, किसी के अखीर में पानी नहीं जाता था। तराई करके ये लोग यहाँ पे रोज़ हर आदमी से बंदे के लिए लड़ रहे थे। मैं उसका श्रेय हमारे गांव के 2 STG के नहर STG के अध्यक्ष महोदय वह भाखड़ा नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन मनप्रीत सिंह को मैंने गौशाला के अंदर एक मीटिंग रखी थी, उसके अंदर मैंने उनको आवाज़ दी, इनको मैंने बताया, तो उन्होंने हमारी आज इन्होंने पूरी की है। इसका ये गांव चक 2 STG का इनका आभारी रहेगा। और मैं इस नहर के साथ साथ
आपको यह भी बता दूं कि चक 2 STG एक ऐसी भूमि है जिसने हमेशा ही मक्कासर गांव को अग्रणीय रखा है। उसकी मैं आपको यह गिनाना चाहता हूं कि सबसे पहले मक्कासर की भूमि पर हमारे वाटर वर्क्स बना है जो मक्कासर गांव को पानी पिलाता है। उसके बाद में दूसरा नंबर हमारे बिजली की है, वो भी आपूर्ति करता है तो चक 2 STG की जमीन पूरी करती है। और उसके बाद में तीसरा नंबर आता है तो हमारी गौशाला जो चौधरी हरिराम जी व्यववर्ध नेता जो उन्होंने तय दिल से हमारे साथ गौशाला का निर्माण किया जो आज बड़ी ऊंचे कंगार पे है। मां आठ आश्रम फाउंडेशन सदस्यों की ओर से गोद ली गई ग्राम पंचायत 2 KNG की कल्याण भूमि में साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों की मदद से फाउंडेशन के सदस्य कल्याण भूमि की साफ सफाई के कार्य में जुटे हैं। इसके बाद कल्याण भूमि प्रांगण में पौधारोपण किया जाएगा। मां आठ आश्रम फाउंडेशन के संस्थापक आकाश नायक ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से पिछले कुछ समय से 2 KNG ग्राम पंचायत की कल्याण भूमि गोद ली हुई है। और हमने ये कल्याण भूमि 2 KNG जो कि गोद ली हुई है, इसके अंदर क्या है, बारिश के कारण बहुत सारा घास फूस उग गया है। और वैसे तो हम रेगुलर इसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब क्या है, बारिश के कारण और थोड़ा बाढ़ की स्थिति को में थोड़ा व्यस्त थे, जिसके कारण इसका जायज़ा नहीं लिया गया। कलेक्टर साहब भंवरलाल जी और हमारे सरपंच जीवनदेव जी के साथ कल्याण भूमि का जायज़ा लेकर यहाँ की सफाई का निर्णय लिया और हाथों हाथ नरेगा अपॉइंट करवाई। और आज नरेगा की 2 टीमें हमारे साथ जुड़कर कल्याण भूमि की सफाई में है और आज हमने लगभग आधी कल्याण भूमि की सफाई करवा दी है और लगभग 2 दिनों में सारी कल्याण भूमि की सफाई कराकर यहाँ पर अब नए पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण में भागीदारी निभाई जाएगी। और साथ में हमारी मेट है समता जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा नरेगा को निरंतर कार्य करवाने के लिए और नरेगा भी हमारी बहुत अच्छी मिली हमें, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। गांव वालों से ये अपील करना चाहता हूं, जो कि इस कल्याण भूमि के अंदर क्या है, लोग गायें छोड़ देते हैं ला करके और बकरियां छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है, जहाँ पे उगाए हुए पौधे हैं उनको खा जाते हैं पशु। तो हमारा एक बार उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पशुओं को ना लाएँ, ये संपत्ति हम सब की है, सार्वजनिक संपत्ति है, इसका हमें ख्याल रखें, यहाँ पर पेड़ पौधों को बचाएं, जिससे क्या जैसी बाढ़ जैसी स्थिति हनुमानगढ़ में पैदा हुई है ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा मिट्टी का कटाव कम होगा और मिट्टी का कटाव कम होगा तो क्या है, बाढ़ जैसी आने की, मिट्टी कटेगी नहीं तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।